कैरेक्टर पर शक करना शुरू किया, उसकी फ्रीडम को कंट्रोल करने लगा। के थ्रू वो ऑस्ट्रेलिया जाने की प्लानिंग में थी अपने टॉक्सिक रिश्ते से निकलने के लिए। पहले ही उनके रिश्ते डगमगाया हुआ था और ये शक उसके दिमाग में आग बन गया। गुस्से में आकर सुशील ने अपने लाइसेंस रिवॉल्वर निकाला और 3 गोलियां चला दी। वहां अपने एम्प्लॉय केशव कुमार के साथ मिलकर उसने उसके लाश के टुकड़े किए और डाल दिया तंदूर में, जहाँ एक औरत की जली हुई लाश के टुकड़ों का मिलना पूरे देश के दिमाग को हिलाकर रख दिया था। पोस्टमार्टम में लाश के स्कल और नेक में गोली के निशान मिले और 2007 में हाईकोर्ट ने कहा ऐसे लोग जो पावर के नशे में होते हैं और इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं समझते, वो सोसाइटी के लिए एक खतरा है। अब आता है वो हिस्सा जो पूरे कंट्री के जस्टिस सिस्टम को हिला कर रख दिया। क्या होता है जब आप अपने प्यार करने वाले पार्टनर को किसी दूसरे जेंडर के इंसान के साथ गहरी फोन कन्वर्सेशन में देखते हो? क्या आप गुस्से में उसे गोली मार देते हो, फिर उसकी लाश के टुकड़े करते हो और सबूत मिटाने के लिए उस पूरी लाश को तंदूर में जला देते हो? ये सब कुछ एग्जैक्टली हुआ था सुशील शर्मा और नैना साहनी के केस में। नैना साहनी का मर्डर भारत के क्रिमिनल और जस्टिस सिस्टम के लिए एक सबसे सेंसेशनल केस बन गया था। दिल्ली के एक रेस्टोरेंट के तंदूर में एक औरत की जली हुई लाश के टुकड़ों का मिलना पूरे देश के दिमाग को हिलाकर रख दिया था। सुशील शर्मा के एक अचानक गुस्से वाले उस पल ने, जिसमें उसने अपनी पत्नी को गोली मार दी और फिर उसकी लाश को तंदूर में जला दिया, ये सब आज के वीडियो में आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में जो लीगल इश्यूज सामने आए उन पर भी इस वीडियो में बात होगी। ये केस एक बेहद ही घातक मर्डर का है। एक पति सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी नैना साहनी का कत्ल किया और सबसे शॉकिंग बात, यह कत्ल एक तंदूर के जरिए किया गया। चलिए शुरू करते हैं इन दोनों की बैकग्राउंड से। सुशील शर्मा 1992 में दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था और कॉमर्स ग्रेजुएट था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। नैना साहनी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थी और पहले दिल्ली यूथ कांग्रेस गर्ल्स विंग की जनरल सेक्रेटरी रह चुकी थी। कहा जाता है कि नैना अक्सर यूथ कांग्रेस के ऑफिस जाती थी, जहां सुशील शर्मा से उनकी मुलाकात होती थी। 1992 में सुशील ने मंदिर मार्ग में एक फ्लैट लिया जहां नैना रेगुलर जाने लगी। पड़ोसी कह रहे थे कभी कभी वो रात भर वहीं रुक जाती थी। बाद में दोनों ने वहीं पे शादी की अपने तरीके से, जिसे एक तरह से सीक्रेट मैरिज माना गया। दोनों पार्टी, सुशील और नैना के पेरेंट्स भी शामिल थे और उन्होंने शादी को कंसेंट दिया था। नैना वहीं फ्लैट में सुशील की पत्नी बन के रहती थी जब तक उसका मर्डर नहीं हो गया। अब आते हैं तंदूर एंगल पर। इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ITDC ने एक रेस्टोरेंट बगिया बारबेक्यू चलाने का लाइसेंस सुशील शर्मा को दिया था, जो अशोक यात्री निवास में था। सुशील एक पॉलिटिकल फिगर होने के नाते अपनी शादी को पब्लिक नहीं करना चाहता था, लेकिन नैना इस बात से सहमत नहीं थी। दोनों के रिश्तों में टेंशन बढ़ने लगे। सुशील ने नैना के कैरेक्टर पर शक करना शुरू किया, उसकी फ्रीडम को कंट्रोल करने लगा। नैना के क्लोज दोस्त और कांग्रेस वर्कर मतलूब करीम के थ्रू वो ऑस्ट्रेलिया जाने की प्लानिंग में थी अपने टॉक्सिक रिश्ते से निकलने के लिए। ये दिन था 2 जुलाई 1995। 3 साल के चुपचाप झगड़े भरे रिश्ते के बाद सुशील मंदिर मार्ग फ्लैट पे आया और देखा नैना किसी से फोन पर गहरी बात कर रही थी। उसने तुरंत फोन काट दिया। सुशील ने नंबर रीडायल किया तो सामने नाम था मतलूब करीम का। सुशील को लगा उसकी बीवी उसे धोखा दे रही थी। पहले ही उनके रिश्ते डगमगाया हुआ था और ये शक उसके दिमाग में आग बन गया। गुस्से में आकर सुशील ने अपने लाइसेंस रिवॉल्वर निकाला और 3 गोलियां चला दी। 2 गोलियां नैना के सिर और गर्दन में लगी और तीसरी गोली एयर कंडीशनर में जाकर लगी। नैना वहीं स्पॉट पे मर गई। अब आता है वो हिस्सा जो पूरे कंट्री के जस्टिस सिस्टम को हिला कर रख दिया। सुशील ने उसकी लाश को ब्लैक प्लास्टिक में लपेटा, मारुति कार की डिक्की में डाला और ले गया बगिया बारबेक्यू रेस्टोरेंट। वहां अपने एम्प्लॉय केशव कुमार के साथ मिलकर उसने उसके लाश के टुकड़े किए और डाल दिया तंदूर में, जहां पहले कभी नान और टिक्का बनता था, आज इंसान की लाश जल रही थी। पुलिस जब पूछताछ में आई, केशव ने पहले बोला कि हम तो सिर्फ कांग्रेस के पुराने बैनर जला रहे थे। तंदूर से उठे धुआं और बदबू ने रेस्टोरेंट के आसपास के लोगों को अट्रैक्ट किया था। एक कांस्टेबल ने अनयूजुअल फायर रिपोर्ट की और पुलिस वहां तक पहुंच गई। पुलिस ने देखा तंदूर में एक औरत की जली हुई बॉडी, जिसके हाथ पैर अलग हो चुके थे और आंतें बाहर आ चुकी थी। वहीं एक ब्लैक पॉलिथीन मिला जिसमें खून के दाग थे। केशव के कपड़ों पर भी ब्लड स्टेन्स मिले और जब पता चला कि उसने सुशील को भगाने में मदद की थी तो उसे को अक्यूज डिक्लेयर कर दिया गया। सुशील शर्मा ने बाद में जयपुर, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे शहरों में भागते भागते 10 जुलाई 1995 को बेंगलुरु में सरेंडर कर दिया। मीडिया में हंगामा मच गया था। एक नेता ने अपनी बीवी का मर्डर करके उसकी लाश को तंदूर में जला दिया था। दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन फास्ट ट्रैक की। उसमें कंफर्म्ड फैक्ट्स ये थे। सुशील शर्मा बगिया बारबेक्यू रेस्टोरेंट का मालिक था, अशोक यात्री निवास के अंदर, और केशव कुमार उसी रेस्टोरेंट में काम करता था।
2 जुलाई 1995 की रात बगिया बारबेक्यू के तंदूर में एक औरत की लाश जलाई जा रही थी और उसी वक्त वहां सुशील और केशव दोनों मौजूद थे। पोस्टमार्टम में लाश के स्कल और नेक में गोली के निशान मिले और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि वो गोलियां सुशील के लाइसेंस्ड .32 आर्मनेस रिवॉल्वर से चली थी। लाश का मर्डर होमिसाइडल था, यानी जानबूझकर किया गया मर्डर। सुशील और नैना को 2 जुलाई की शाम मंदिर मार्ग के फ्लैट पे साथ में देखा गया था। उसके बाद से नैना किसी ने जिंदा नहीं देखी थी। सुशील अपनी बीवी पे शक करता था और उसे पब्लिकली अपनी पत्नी कहने से मना करता था, जो उसके पॉलिटिकल इमेज को खराब कर सकता था। ये मोटिव बना मर्डर का। 4 जुलाई को सुशील के फ्लैट से .32 रिवॉल्वर के 5 कार्टेज केसेस, एक लीड बुलेट और कुछ ब्लड स्टेन्स आर्टिकल्स मिले, जिसमें नैना का ब्लड ग्रुप AB का कंफर्मेशन मिला। पुलिस कस्टडी में सुशील ने एक ब्लड स्टेन कुर्ता भी रंगपुरी से रिकवर करवाया। जो बर्न्ड कॉप्स बगिया बारबेक्यू के तंदूर से मिली थी वो नैना साहनी की थी। कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ने बोला कि यह प्रीमेडिटेड मर्डर था और सुशील को सजा मिलनी चाहिए। मर्डर का मेन मोटिव ये था कि सुशील शर्मा को अपनी पत्नी नैना के कैरेक्टर पर शक था। लीगल इशू ये था कि पूरा केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जैसे DNA टेस्ट और सेकंड पोस्टमार्टम पे बेस्ड था और इसी बेसिस पे सुशील शर्मा को गिल्टी साबित किया गया था। हस्बैंड वाइफ के बीच पहले रिश्ते खराब थे, जिसे कहते हैं स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप। इसी इमोशनल स्ट्रेस और सडन गुस्से के मोमेंट में शर्मा ने हीनियस क्राइम को अंजाम दिया। मर्डर के सबूत मिटाने की प्लानिंग एक कॉन्स्पिरेसी भी इस केस का हिस्सा थी। IPC का सेक्शन 34 कहता है अगर एक क्राइम कई लोगों ने कॉमन इंटेंशन के साथ मिलकर किया हो तो हर एक आदमी उस क्राइम के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है। और सेक्शन 37 ये बताता है कि अगर किसी ने क्राइम में जानबूझ के मदद की हो तो वो भी उतना ही गिल्टी है। ये एग्जैक्टली हुआ था सुशील शर्मा और केशव कुमार के केस में। IPC का सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए सजा जिक्र करता है। केशव कुमार ने लाश के टुकड़े तंदूर में जलाने में सुशील शर्मा की मदद की और क्राइम को कवर करने में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। इस वजह से उसे भी पनिशमेंट मिलना तय था। केशव कुमार ने सिर्फ लाश जलाने में मदद नहीं की बल्कि सुशील को क्राइम सीन से भगाने में भी हेल्प की। और जब पुलिस ने पूछा तो उसने झूठ बोला कि हम सिर्फ पुराने कांग्रेस पोस्टर जला रहे थे। ये सब IPC सेक्शन 201 के तहत आता है, एविडेंस छुपाने और झूठी इंफॉर्मेशन देने में। सुशील शर्मा ने रेस्टोरेंट से बहुत स्मूथली एस्केप किया और इसमें उसकी मदद की केशव कुमार ने। IPC का सेक्शन 212 ये कहता है कि अगर कोई किसी क्रिमिनल को छुपाने में मदद करे या पुलिस से बचाए तो उस पर भी लीगल एक्शन होता है। IPC सेक्शन 302 के तहत जो भी किसी का मर्डर करता है उसे या तो डेथ पेनल्टी मिलती है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट और साथ में फाइन भी लगाया जा सकता है। 2003 में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुशील शर्मा को डेथ पेनल्टी दी थी। उसने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन वहां भी उसे कोई राहत नहीं मिली। 2007 में हाई कोर्ट ने कहा ऐसे लोग जो पावर के नशे में होते हैं और इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं समझते वो सोसाइटी के लिए एक खतरा है। ऐसे लोगों के साथ कोई भी दया दिखाना न्याय का मजाक बनाने जैसा है। अक्यूज्ड का एक्ट जितना घिनौना और डरावना है कि अगर उसे डेथ पेनल्टी ना दी जाए तो पूरे समाज का विश्वास हिल जाएगा। ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में आता है जहां डेथ पेनल्टी के अलावा कोई और सजा जस्टिफाई नहीं होती। लेकिन जो अगला स्टेप आया उसने सबको हैरान कर दिया। दिल्ली के सनसनीखेज तंदूर कांड के गुनहगार सुशील शर्मा की फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों के बेंच ने अपने फैसले में कहा कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है। सुशील शर्मा का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। हत्या बिगड़े हुए निजी रिश्तों के कारण की गई थी और उसे अपनी पत्नी की मौत पर काफी पश्चाताप था। अभी सुशील शर्मा के सुधरने की गुंजाइश है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में कहा हाँ ये ऑफेंस ब्रूटल था, लेकिन सिर्फ ब्रूटलिटी डेथ पेनल्टी जस्टिफाई नहीं करती। अब सवाल ये उठता है क्या ये जजमेंट जस्टिस का मजाक नहीं था? क्या ये फैसला समाज की कलेक्टिव कॉन्शियंस को झटका नहीं देता? इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्राइटेरिया सेट किए जिनके बेसिस पर किसी केस में डेथ पेनल्टी के लायक माना जा सकता है या नहीं, ये डिसाइड होगा। जब मर्डर बहुत ही ज्यादा ब्रूटल, भद्दा, इंसानियत को हिला देने वाला तरीके से किया गया हो जिससे समाज में एक्सट्रीम गुस्सा और रिसेंटमेंट पैदा हो, जब मर्डर का मोटिव इतना गंदा, घटिया और गिरा हुआ हो जो सोच के भी किसी इंसानियत के दायरे में ना आ सके, ऐसे केसेस में डेथ पेनल्टी डिसाइडेड होगी। लेकिन इस केस में जहां एक इंसान ने पहले कत्ल किया, फिर प्लानिंग के साथ सबूत मिटाया, बॉडी के टुकड़े किए और तंदूर में जला दिया, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये इतना एक एक्सट्रीमली ब्रूटल या रिवॉल्टिंग नहीं था कि लोगों में आउटरेज हो।
और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि सुशील शर्मा ने ये मर्डर लव में किया। वो अपनी बीवी से पॉजिटिव था। ये कत्ल एक स्ट्रेन पर्सनल रिलेशनशिप का रिजल्ट था। पर सवाल ये है, जब तुम उससे प्यार करते थे तो उसकी बॉडी के टुकड़े कैसे कर दिए? और जब वो ऑस्ट्रेलिया जाने की प्लानिंग कर रही थी तब तुम्हारा पॉजिटिवनेस कहाँ गया था? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन जवाब किसी जजमेंट में नहीं। और सिर्फ यही नहीं, डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट करने के पीछे एक और रीजन दिया गया। शर्मा के क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स नहीं थे, यानी उसका पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और उसमें रिफॉर्मेशन के चांसेस थे। लेकिन ये काफी स्ट्रेंज था क्योंकि शर्मा की डोमेस्टिक क्रूएल्टी के कई केसेस थे, जैसे अब्यूज, रेस्ट्रिक्शंस और इमोशनल टॉर्चर, जो कोर्ट में डोमेस्टिक हेल्थ के स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। तो क्या ये क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स नहीं होते? अगर उस रात 2 जुलाई 1995 को पुलिस और होमगार्ड अलर्ट ना होते तो सुशील शर्मा शायद लीगल ट्रायल से बच जाता। उसने तो पूरी प्लानिंग के साथ लाश हटाने की कोशिश की थी। क्राइम के पीछे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी पूरा था। मेरी ओपिनियन ये है कि लॉ मेकर्स को रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन क्लियरली डिफाइन करनी चाहिए, क्योंकि हाई प्रोफाइल केसेस में इनका मतलब कुछ अलग ही हो जाता है, लेकिन जब उनकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन उठते हैं तो कोर्ट के पास भी लॉजिकल जवाब नहीं होते हैं। शायद ये एक ट्रेंड बन गया है। ट्रायल कोर्ट डेथ सेंटेंस देती है, हाई कोर्ट उसे कंफर्म करती है और फिर सुप्रीम कोर्ट उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट कर देता है। आप खुद सोचिए, ये क्राइम हुआ था 1995 में। इन्वेस्टिगेशन के बाद 2003 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जजमेंट आया, 2007 में हाई कोर्ट में अपील का जजमेंट आया और फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन चेंज होकर डेथ पेनल्टी से लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ। मतलब लगभग 19 साल इस केस में, और जहां पे सारे सबूत सुशील के खिलाफ थे, बट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना था कि इसको इतना टाइम लगा और इतना खिंचाइए। हमारी जुडिशरी ने हमेशा अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है, लेकिन जब कोर्ट ऑफ लॉ खुद ऐसे रूल्स और प्रोविजन इंक्लूड करता है जो इंसान को जजमेंट की रिलायबिलिटी पे डाउट करने पे मजबूर कर दें, तो लोग क्राइम को हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। तंदूर मर्डर केस का जजमेंट आज भी गूंजता है। कोर्ट ने अपने फाइनल ऑर्डर में लिखा, ऐसा लगता है कि अपीलेंट अपनी पत्नी को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव था। उसने उसकी लॉयल्टी पे शक किया और ये मर्डर उसी पॉजिटिवनेस का नतीजा था। ये कोई ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी नहीं था। पर सवाल ये है, प्यार की डेफिनेशन क्या है जो किसी की जिंदगी ले लेने तक चली जाए? पॉजिटिवनेस की लिमिट कौन डिसाइड करेगा? क्या किसी की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करना खुद में एक क्राइम नहीं है? क्या अपोजिट जेंडर से बात करना इतना बड़ा गुनाह है कि उसके लिए किसी को गोली मार दी जाए? ये सारे सवाल बिना जवाब के सोसाइटी को कहीं ना कहीं चुपते रहेंगे। 2018 में सुशील शर्मा ने इंटरव्यू दिया था, जब वो अपने अच्छे बर्ताव के रहते सजा कम होने पे जेल से बाहर आया था। अब वो समाज सेवा की ओर जा रहा था, पर मेरे हिसाब से हमारे जुडिशियल फेलियर का जीता जाता एग्जाम्पल बना रहेगा। शायद शर्मा का क्राइम उतना हॉरिफाइंग नहीं था जो उसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में डाला जा सके, या शायद हम इतने नम हो गए इतने क्राइम्स देख देख के कि अब हमको फर्क नहीं पड़ता। मर्डर और किलिंग अब नॉर्मल लगने लगा है। जिंदगी हो या मौत, फर्क पड़ना बंद हो गया है। अगली बार जब आप किसी रेस्टोरेंट में तंदूरी खाने जाएं तो कंटेंट जरूर चेक कर लेना। क्या पता एक हैप्पी डिनर मोमेंट कब एक नाइटमेयर बन जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।